नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और आज की डेट है 12 मई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम बूस्टर न्यू डिस्कशन हिंदी में। और आज की हम इस डिस्कशन में ध्रुव्स के बारे में जानेंगे कि ध्रुव्स क्या है, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, मिशन सागर क्या है, इसको भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके अलावा एक आर्टिकल हम और डिस्कस करेंगे जिसमें एक डेटा रिलीज़ किया गया है नेशनल रजिस्ट्रार सर्वे के द्वारा, जिसको हमें बताना है। उसमें बताया गया है कि अभी भारत में बर्थ रेट क्या है और डेथ रेट क्या है, और शिशु जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में डेटा रिलीज़ किया गया, तो उसको हम जानेंगे। देखो, करंट अफेयर्स की भूमिका विभिन्न एग्ज़ामों में बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अब वर्तमान जो पैटर्न चल रहा है एग्ज़ाम का, उसमें लगभग 50% क्वेश्चन जो जीएस के होते हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। तो इसीलिए करंट अफेयर्स की भूमिका आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हमारे द्वारा जो करंट अफेयर्स का डिस्कशन किया जाता है उसमें केवल एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है या जो भी इंपॉर्टेंट जीएस से रिलेटेड कोई फैक्ट होता है करंट न्यूज़ में, उसको डिस्कस किया जाता है, जिसमें हम मैप को भी शामिल करते हैं, जिससे कि आपकी जो विजुलेशन की पावर है ना वो बढ़ जाए दिमाग की, जिससे आपको याद रहे कि फिजिकल लोकेशन कहाँ पर है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है, इसके बारे में है। ठीक है, तो 11 मई को ही क्यों मनाया जाता है, ये आपके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक होता है। तो 11 मई को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि राजस्थान के पोखरण में 11 से 13 मई के लिए 1998 में ऑपरेशन शक्ति लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो एग्ज़ाम में देखो यहाँ से दो फैक्ट बनते हैं। एक तो ये कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 मई को। उसके अलावा एक फैक्ट ये बनता है कि ऑपरेशन शक्ति क्या है। तो ये ऑपरेशन शक्ति ये है कि राजस्थान में जब 11 से 13 मई 1998 के बीच में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, तो उसको कहा जाता है ऑपरेशन शक्ति। और उसी की याद में या उसी को सेलिब्रेट करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, 11 मई को। और इस ऑपरेशन शक्ति का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, इस ऑपरेशन शक्ति का नेतृत्व किया था पूर्व हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, जो कि उस समय तत्कालीन डीआरडीओ के निदेशक थे। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा, भारत सरकार ने हाल ही में एक मिशन सागर लॉन्च किया है। तो मिशन सागर से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हिंद महासागर से संबंधित है। ठीक है, तो इंडियन ओशियन जो है भारत के लिए इम्पोर्टेंस रहता है, इसीलिए इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो मिशन सागर में है क्या, मिशन सागर में भारत हिंद महासागर के जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे मेडागास्कर, मालदीव, सेशेल्स और कामरोस, इनको क्या करेगा, आवश्यक खाद्य पदार्थों और दवाओं की सप्लाई करेगा भारत मिशन सागर के तहत। ठीक है, कोविड-19 के कारण भारत काफ़ी देशों की मदद भी कर रहा है दवाओं के रूप में और खाद्यान्न पदार्थों को पहुंचाने के रूप में। तो इस मिशन को आपको याद रखना है कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरस, इन देशों को इसमें शामिल किया गया है। और इस मिशन में जो जहाज़ यूज़ किया गया है उसका नाम है केसरी। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, ये केसरी की तस्वीर है, जो कि इंडियन नेवी का शिप है, और इसी के द्वारा इस ऑपरेशन को या इस मिशन को ऑपरेट किया जा रहा है, मिशन सागर। उसके बाद ये ऑपरेशन किस मंत्रालय के तहत चलाया जा रहा है, तो ये चलाया जा रहा है रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के कोऑर्डिनेशन से इसको चलाया जा रहा है। देखो, डिफेंस मिनिस्ट्री इसमें क्यों शामिल है, क्योंकि इंडियन नेवी के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। और फॉरेन मिनिस्ट्री क्यों शामिल है, क्योंकि ये फॉरेन कंट्रीज़ को एड एंड सप्लाई के लिए है। ठीक है, तो इस मिशन को लॉन्च किया गया है सागर विजन के तहत। भारत का एक मिशन है सागर मिशन। सागर मिशन के बारे में भी हम जान लें। देखो, सागर विजन और मिशन सागर में अंतर है। मिशन सागर क्या है, जो अभी ऐड और सप्लाई के लिए भारत की नौसेना ने चलाया है, वो है मिशन सागर। और सागर विजन क्या है, सागर विजन के बारे में हम जान लेते हैं। ये 2015 में जो एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, उनके द्वारा इस विजन को लाया गया था, जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और रीजन कौन सा, रीजन ये वाला, ये इंडियन ओशियन का जो रीजन है हमारा, ये वाला रीजन, इसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी सभी के लिए सुरक्षा और वृद्धि इस रीजन में हो, हिंद महासागर में, तो इसी को कहते हैं सागर विजन। और भारत ऐसे काम करेगा जिससे कि हिंद महासागर में सभी की सुरक्षा और वृद्धि और विकास हो। तो भारत ने अब लक्ष्य बनाया था कि अपने पड़ोसियों को आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इसी को नाम है सागर विजन। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, ये 2015 में लॉन्च किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में 2019 में किया गया था या 2020 में किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो विज़न है वो 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है लक्षद्वीप की लोकेशन है, ये है मालदीव की लोकेशन,
और यहाँ पर है श्रीलंका की लोकेशन, ये सुमात्रा है, ये कुक आइलैंड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सेशेल्स। उसके बाद में ये मेडागास्कर है, और यहीं पर होगा, आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा, ये रियूनियन। ठीक है, तो हमने इन हिंद महासागर में इंपॉर्टेंट लोकेशन डिस्कस की। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखो, मालदीव और मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप का भाग है, उनके बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, यहाँ पर ऐसे करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। ठीक है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कितना है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। ठीक है, ये हमने जाने 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल के बारे में। देखो, मेडागास्कर पूछा जा सकता है कौन से महासागर में है, तो इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में। सेशेल्स की लोकेशन पूछी जा सकती है, रीयूनियन की लोकेशन पूछी जा सकती है। तो ये हमने डिस्कस किए कुछ प्रमुख आइलैंड जो कि हिंद महासागर में है। ठीक है, श्रीलंका भी हिंद महासागर में ही है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा, ये तो वही मैप है, इसको जूम करके दिखाया गया है, इसमें देख लेते हैं जल्दी से। ये लक्षद्वीप है, ये मालदीव है, ये सेशेल्स है, यहाँ पर रीयूनियन है। इनकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ये कुक आइलैंड है, और यहाँ पर है निकोबार। ठीक है, और अंडमान आइलैंड है, सुमात्रा, ये सभी हिंद महासागर में है, जावा। ठीक, चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला जो आर्टिकल है हमारा वो कोविड कवच के बारे में। क्या है ये कोविड कवच? कोविड कवच कोविड-19 के लिए भारत के द्वारा विकसित की गई पहली स्वदेशी एलिसा टेस्ट किट है। ठीक है, इसको विकसित किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठना स्वाभाविक होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है, ये पूछा जा सकता है। काफ़ी न्यूज़ में रहा है इस बार, तो एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है पुणे में है, और NIB और ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा मिलकर ये तैयार किया गया है। 2.5 घंटे में ये 90 नमूनों को टेस्ट कर सकता है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो एलिसा टेस्ट किट है, एलिसा शब्द भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, क्या है? एलिसा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। देखो, इसमें क्या किया जाता है, इसमें एंजाइम की टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ की टेस्टिंग की जाती है। इससे पता चलता है एलिसा टेस्ट में कि विभिन्न, जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड लिया जाता है सैंपल के तौर पर, और उसको टेस्ट किया जाता है, और उसमें देखा जाता है कि उसके ब्लड में किस प्रकार के एंटीबॉडीज़ हैं। अगर एंटीबॉडीज़ हेल्दी मनुष्य से अलग डिफरेंट होते हैं तो पता चल जाता है कि उसमें कोई संक्रमण है, जिससे काफ़ी जल्दी रिजल्ट आ जाता है और संक्रमित व्यक्ति को पहचान जल्दी की जा सकती है। एलिसा टेस्ट से वायरल इन्फेक्शन जैसे डेंगू, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे TB इत्यादि का परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, और कोविड-19 के लिए भी ये लाभदायक है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल ध्रुव के बारे में। ध्रुव्स, DRDO ने अभी हाल ही में UV आधारित सैनिटाइज़र विकसित किया। देखो, UV का मतलब क्या होता है? UV का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, पराबैंगनी किरणें। और अभी हाल ही में DRDO ने ध्रुव्स जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज़र। ठीक है, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज़र, इसको विकसित किया है। DRDO की एक रिसर्च यूनिट है, रिसर्च सेंटर इमारत या रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट, हैदराबाद बेस्ड है, और इसने अभी हाल ही में ध्रुव्स का निर्माण किया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड, पासबुक, चालान और कागज़ इत्यादि को सैनिटाइज करने के लिए एक कैबिन विकसित किया गया है। इस टाइप का आप देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, विभिन्न प्रकार के आइटम्स जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं उनको रख दिया जाएगा, और UV रेज से उन पर फोकस किया जाएगा, जिससे कि वायरस जो है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो, अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो क्या करती हैं, वो वायरस के DNA को परिवर्तित कर देती हैं। इससे क्या होता है, वायरस जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर पाता है, और वह अन्य मतलब अपने आप की चैन को डेवलप नहीं कर पाता है, तो वायरस धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो यही UV रेज के बारे में हमने जाना। उसके बाद में आज का हमारा जो लास्ट आर्टिकल है वो है भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर का डाटा रिलीज़ किया गया है। अभी आंकड़ों के अनुसार बताया गया है कि राष्ट्रीय जन्म दर जो है वो 20 है, और मृत्यु दर 6.2 है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर 32 हो गई है, जो कि अभी पिछले जो डाटा था उसमें 33 थी, अब हो गई है 32। केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम पाई गई है बड़े राज्यों में, जिसमें मात्र 7 मृत्यु दर है। ठीक है, और नागालैंड छोटे राज्यों में 4। तो 2 राज्य आपको याद रखने हैं, केरल और नागालैंड। केरल जो है बड़े स्टेट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बना है, और नागालैंड छोटे स्टेट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बना है। केरल एकमात्र बड़ा ऐसा राज्य है जिसने सतत विकास लक्ष्य जो 2030 में प्राप्त करने थे IMR के लिए। IMR क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी नवजात शिशु मृत्यु दर।
इसमें क्या होता है, 1000 जीवित बच्चों पर जन्म पर जो बच्चों की मौत होती है उनकी दर को बताया जाता है। और मध्य प्रदेश की स्थिति सबसे ख़राब रही है, जिसमें मध्य प्रदेश की स्थिति रही है 48, यानी 48 1000 बच्चों पर 48 बच्चों की मौत हो जाती है मध्य प्रदेश में जन्म के समय। ठीक है। उसके बाद अंडमान निकोबार और बिहार में सबसे ज़्यादा जन्म दर रही है। देखो, अंडमान निकोबार यूटी है और बिहार स्टेट है। स्टेट में बिहार की जन्म दर सबसे ज़्यादा रही है और अंडमान निकोबार की जन्म दर सबसे कम रही है। उसके बाद दिल्ली में मृत्यु दर सबसे कम रही है और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा रही है। ठीक है। उसके बाद ये बस लास्ट में दिया हुआ है कि उसके बाद लास्ट में कुछ डाटा और दिया हुआ है कि 1971 की जनगणना के अनुसार अभी लगभग शिशु मृत्यु दर जो है वो 1/4 घट गई है। 1971 के समय जो 129 थी। ठीक है। अब वर्तमान में कितनी रह गई, 32। तो इससे पता चलता है डाटा से कि लगभग 1/4 शिशु मृत्यु दर कम हो गई है। ठीक है। उसके बाद सभी में देखो, नमूना पंजीकरण प्रणाली क्या होती है, नेशनल सैंपल रजिस्ट्रेशन प्रणाली क्या है, इसमें देखो ये एक जनसांख्यिकी सर्वेक्षण है, यानी इसमें जनसंख्या के बारे में सर्वे किया जाता है, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को शामिल किया जाता है। और 1964-65 में इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि 1969 और 70 से पूरे भारत में लागू की गई। देखो, आज हमने कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जाने। सबसे पहले हमने जाना कौन सा आर्टिकल डिस्कस किया, हमने जाना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। ये मनाया जाता है पोखरण में हुए पहले परमाणु परीक्षण के बारे में। उसके बाद हमने जाना मिशन सागर क्या है, जो कि हिंद महासागर में स्थित देशों के लिए एड एंड सप्लाई के लिए है। इनमें कौन कौन से देश शामिल थे, मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरस। जहाज केसरी को इसमें लागू किया गया है और सागर विजन के तहत इसे लागू किया गया है। उसके बाद हमने जाना एलिसा टेस्ट किट क्या होती है, किसने विकसित की है, NIB और ICMR के द्वारा इसको विकसित किया गया है। उसके बाद हमने जाना ध्रुव्स के बारे में, ध्रुव्स DRDO ने विकसित किया है। उसके बाद हमने जाना रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर का डाटा रिलीज़ किया गया है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।